क्या होगा जब इंसान अमर हो जाए, हमेशा खुश रहे और भगवान बन जाए? सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? पर युवाल नोआ हरारी की किताब होमो डेउस के मुताबिक ये हमारा आने वाला कल हो सकता है। आज हम इसी किताब के पन्ने पलटेंगे और देखेंगे कि हमारा भविष्य कैसा हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। तो हरारी अपनी बात एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि हजारों सालों से इंसान 3 बड़ी समस्याओं से जूझ रहा था: अकाल, महामारी और युद्ध। लेकिन पहली बार इतिहास में हमने इन पर काफी हद तक काबू पा लिया है। सोचिए, आज दुनिया में भूख से ज्यादा लोग मोटापे से मरते हैं। तो सवाल ये है कि अब हम क्या करेंगे? हमारी अगली मंजिल क्या है? और यहीं पर कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। हरारी का जवाब थोड़ा चौंकाने वाला है। वो कहते हैं कि अब इंसानियत के 3 नए बड़े लक्ष्य होंगे। पहला, अमरता यानी मौत पर विजय। दूसरा, खुशी यानी हमेशा खुश रहने का तरीका खोजना। और तीसरा, दिव्यता यानी खुद को भगवान जैसी शक्तियां देना। जी हाँ, हमारी पुरानी समस्याओं को सुलझाने की कामयाबी अब हमें भगवान बनने की तरफ धकेल रही है। लेकिन इस रास्ते पर एक बहुत बड़ी चुनौती है। इन भगवान जैसे लक्ष्यों को पाने की दौड़ में हमारी एक सबसे पुरानी और सबसे मजबूत विचारधारा, मानवतावाद, खतरे में पड़ सकती है। मानवतावाद यानी वो सोच जो इंसान को सबसे ऊपर रखती है। चलिए देखते हैं कि कैसे विज्ञान हमारी आज़ाद मर्जी, या जिसे हम फ्री विल कहते हैं, उसी की नींव हिला रहा है। तो सवाल उठता है कि ये मानवतावाद आखिर है क्या? देखिए, बहुत सीधे शब्दों में कहें तो ये वो विश्वास है कि इस पूरी कायनात में सबसे ज़रूरी चीज़ इंसान की भावनाएं और उसकी इच्छाएं हैं। मतलब हमारी फीलिंग्स, हमारे अनुभव ही सब कुछ हैं। पिछले कई सौ सालों से हमारी पूरी दुनिया, हमारा समाज इसी एक आइडिया के इर्द गिर्द घूम रहा है। और हम इसे हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में देखते हैं, भले ही हम इस पर ध्यान न दें। जैसे कि राजनीति में हम कहते हैं वोटर सबसे अच्छा जानता है। अर्थव्यवस्था में ग्राहक हमेशा सही होता है। कला की बात करें तो सुंदरता तो देखने वाले की आंखों में होती है। और नैतिकता, अगर अच्छा महसूस हो रहा है और किसी को नुकसान नहीं हो रहा तो करो। ये सब मानवतावादी तो है। पर अब यहीं पर विज्ञान और मानवतावाद की सीधी टक्कर होती है। मानवतावाद कहता है कि हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, हमारी फ्री विल है। लेकिन साइंस क्या कहता है? साइंस कहता है कि ये फ्री विल सिर्फ एक कहानी है, एक मिथक है। हम अपनी भावनाओं को बहुत यूनिक, बहुत खास समझते हैं, है ना? पर विज्ञान के लिए हमारी भावनाएं बस कुछ बायोकेमिकल एल्गोरिदम है, यानी हमारे शरीर में चलने वाले केमिकल रिएक्शंस। और बस इसी शब्द एल्गोरिदम से भविष्य की पूरी कहानी शुरू होती है। ये वो दौर है जहां सत्ता यानी पावर धीरे धीरे इंसानी भावनाओं के हाथ से निकलकर डेटा और एल्गोरिदम्स के हाथों में जा रही है। अब शायद ये सवाल मन में हो कि ये एल्गोरिदम भला क्या है? घबराने की जरूरत नहीं, ये बहुत सिंपल है। ये बस किसी समस्या को सुलझाने या कोई फैसला लेने के लिए बनाए गए स्टेप्स का एक सेट है, एक रेसिपी की तरह। और सबसे मजेदार बात यह है कि हरारी के मुताबिक हमारा शरीर और हमारा दिमाग भी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स बायोकेमिकल एल्गोरिदम है। हमारी भावनाएं, हमारे एहसास सब इसी एल्गोरिदम का नतीजा हैं। चलिए इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक बबून को केले का गुच्छा दिखता है, पर पास में एक शेर भी घूम रहा है। अब बबून का दिमाग एक सुपर फास्ट कंप्यूटर की तरह काम करेगा। वो तुरंत हजारों चीजें कैलकुलेट करेगा। शेर कितनी दूर है, केले कितने पास हैं, भागने का रास्ता है या नहीं। और ये पूरी की पूरी कैलकुलेशन 1 सेकंड से भी कम में एक फीलिंग बनकर बाहर आती है, या तो डर या फिर हिम्मत। हमारी अपनी भावनाएं भी बिल्कुल ऐसे ही काम करती हैं। अब असली खेल यहां से शुरू होता है। सोच कर देखिए, गूगल, फेसबुक, अमेज़न, ये जो बाहरी एल्गोरिदम है, ये हमारे अंदर चल रहे इस बायोकेमिकल एल्गोरिदम को हमसे भी बेहतर समझने लगे हैं। जी हाँ, वो जानते हैं कि हमें क्या पसंद है, हम क्या खरीदेंगे, हम किसे वोट देंगे, शायद हमसे भी ज्यादा। अगर ये सब सिर्फ थ्योरी लग रही हैं, तो एक असली दुनिया का उदाहरण देखिए। हॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस एंजेलिना जोली, उन्होंने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा और मुश्किल फैसला लिया। और जानते हैं उन्होंने किस पर भरोसा किया? अपनी भावनाओं पर नहीं, बल्कि एक एल्गोरिदम पर। हुआ ये कि एक डीएनए टेस्ट ने, जो कि असल में एक डेटा प्रोसेसिंग एल्गोरिदम ही है, उसने बताया कि उन्हें ब्रेस्ट कैंसर होने का 87% चांस है।
अब ध्यान दीजिए, उस वक्त वो बिल्कुल ठीक महसूस कर रही थीं। उनकी फीलिंग्स कह रही थीं कि सब ठीक है। लेकिन उन्होंने अपनी फीलिंग्स की नहीं सुनी। उन्होंने डेटा पर, उस एल्गोरिदम पर भरोसा किया और एक प्रिवेंटिव सर्जरी करवाई। यही है वो बदलाव, जब सत्ता इंसान की गट फीलिंग से निकलकर डेटा के पास चली जाती है। तो सवाल ये उठता है कि अगर एल्गोरिदम इतने ताकतवर हो रहे हैं तो हम इंसानों का क्या होगा? हमारा भविष्य कैसा होगा? हरारी यहाँ भविष्य की एक ऐसी तस्वीर खींचते हैं जो हमें दो हिस्सों में बांट सकती है। एक तरफ होंगे होमो डियस यानी सुपर ह्यूमन, और दूसरी तरफ एक यूजलेस क्लास यानी बेकार वर्ग। ये सुनने में बहुत कठोर लगता है ना? द यूजलेस क्लास। लेकिन हरारी का तर्क ये है कि जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट्स हमारी ज्यादातर नौकरियां करने लगेंगे, तो करोड़ों लोग आर्थिक रूप से अप्रासंगिक हो जाएंगे। मतलब इकोनॉमी को उनकी जरूरत ही नहीं होगी, उनके पास करने के लिए कोई काम नहीं होगा। तो भविष्य का समाज कुछ ऐसा दिख सकता है, दो हिस्सों में बटा हुआ। एक तरफ एक छोटी सी एलीट क्लास होगी, अमीर और ताकतवर लोग, जो बायोटेक्नोलॉजी और एआई की मदद से खुद को अपग्रेड कर लेंगे। वो अपनी उम्र बढ़ा लेंगे, अपनी इंटेलिजेंस बढ़ा लेंगे, वो बन जाएंगे सुपर ह्यूमन। और दूसरी तरफ होगी बाकी की आम जनता, जो इस दौड़ में बहुत बहुत पीछे रह जाएगी। तो देखिए फर्क कितना बड़ा होगा। एक तरफ होमोडेयस, अपग्रेडेड, लगभग अमर, भगवान की तरह ताकतवर, जो एल्गोरिथम का इस्तेमाल करेंगे, और दूसरी तरफ द यूजलेस क्लास, आर्थिक रूप से बेकार, बिना किसी अपग्रेड के, जिन पर एल्गोरिथम राज करेंगे। हरारी कहते हैं कि ये शायद मानव इतिहास का सबसे बड़ा बंटवारा हो सकता है, अमीर और गरीब से भी बड़ा। तो इस नई दुनिया में जहां एल्गोरिदम का राज है, कौन सी विचारधारा होगी, कौन सा नया धर्म होगा? हरारी एक नया शब्द देते हैं, डेटाइज्म, और वो कहते हैं कि ये नया धर्म सिलिकॉन वैली से निकल रहा है, जो मानवतावाद की जगह लेने को तैयार है। ये डेटाइज्म क्या है? इसका मूल मंत्र बहुत सीधा है। ये मानता है कि पूरा ब्रह्मांड डेटा के फ्लो के अलावा कुछ नहीं है, और किसी भी चीज, किसी भी इंसान या किसी भी अनुभव की कीमत सिर्फ इस बात से तय होगी कि वो डेटा प्रोसेसिंग में कितना योगदान देता है। इस दुनिया में हमारी भावनाओं, हमारे प्यार, हमारे दर्द की कोई वैल्यू नहीं है जब तक कि वो डेटा में न बदल जाए। सब कुछ बस डेटा के लिए है। और आखिर में हरारी हमें एक बहुत ही बेचैन कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, उस दिन क्या होगा जब एल्गोरिदम हमें हमसे बेहतर जानने लगेंगे, जब गूगल को पता होगा कि हम किससे प्यार करते हैं इससे पहले कि हमें खुद पता चले, जब फेसबुक को पता होगा कि हम किसे वोट देंगे इससे पहले कि हम फैसला करें। उस दुनिया में आज़ादी का क्या मतलब होगा? क्या लोकतंत्र बच पाएगा? इन सवालों पर सोचना अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। इतिहास में पहली बार ना आज दुनिया में एक बहुत ही अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई है। अगर आंकड़े देखें तो आज दुनिया में भूख से ज्यादा लोग मोटापे से मर रहे हैं। हाँ, और युद्ध के मैदान में होने वाली हिंसा से ज्यादा लोग बुढ़ापे और बीमारियों से मर रहे हैं। बिल्कुल। और ये एक ऐसा चौंकाने वाला सच है जो हमारी पूरी ऐतिहासिक समझ को एकदम पलट कर रख देता है। मतलब सदियों से इंसान के 3 सबसे बड़े दुश्मन रहे हैं, अकाल, महामारी और युद्ध। सही बात है। यही तीनों हमेशा से हमारे फोकस में रहे हैं। हाँ। लेकिन अब जब इंसान ने अपने इन सबसे पुराने दुश्मनों को लगभग हरा दिया है, तो हमारा अगला शिकार कौन है? क्या हम अब खुद मौत को हराने की तैयारी कर रहे हैं? ये एक बहुत ही सटीक और गहरा सवाल है, क्योंकि जब कोई प्रजाति अपने अस्तित्व से जुड़े सबसे बड़े संकटों को पार कर लेती है ना, तो वो हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठती। हाँ, वो कुछ नया ढूंढती है। बिल्कुल। सफलता हमेशा नई और ज्यादा विशाल महत्वाकांक्षाओं को जन्म देती है। और यही हमारी आज की इस गहन चर्चा का केंद्र भी है। चलिए इस विषय की परतें खोलते हैं। हमारे पास स्रोतों का एक बहुत ही शानदार बंडल है। मुख्य रूप से हम मशहूर इतिहासकार युवाल नोआ हरारी की बहुत ही चर्चित किताब होमो ड्यूस, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टुमारो पर गौर कर रहे हैं। जी, जो कि अपने आप में एक बहुत ही प्रोवोकेटिव किताब है। एकदम। और साथ ही इस विचार को संतुलित करने के लिए हमारे पास बिल गेट्स और दार्शनिक जॉन सी बेंट्स जैसे दिग्गजों की आलोचनात्मक समीक्षाएं भी हैं। तो हमारा मिशन ये समझना है कि इंसान का अगला कदम आखिर क्या होगा। क्या हम सच में इंसान से भगवान बनने की राह पर हैं? मैं कहूंगा कि इस चर्चा का महत्व इसलिए भी बहुत ज्यादा है क्योंकि ये सिर्फ किसी दूर भविष्य की साइंस फिक्शन कहानी या उड़न तश्तरियों के बारे में नहीं है। हाँ, ये कोई हॉलीवुड फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है।
बिल्कुल नहीं। ये सीधे तौर पर इस बारे में है कि आज हम जो तकनीक इस्तेमाल कर रहे हैं, जो स्मार्टफोन हमारी जेबों में पड़े हैं, वे हमारे इंसान होने के बुनियादी मायने कैसे बदल रहे हैं। तो चलिए इस कहानी के शुरुआती बिंदु से शुरू करते हैं। हरारी की पिछली किताब सेपियंस में हमने देखा था कि कैसे होमो सेपियंस ने कहानियों पर विश्वास करके पूरी दुनिया पर राज किया। हाँ, वो साझा कहानियां। राइट। पैसे, धर्म, राष्ट्र, मानवाधिकार, ये सब वो कहानियां हैं जिन्होंने लाखों अजनबियों को एक साथ मिलकर काम करने की ताकत दी। लेकिन अब जब सर्वाइवल का संकट टल गया है, तो होमो ड्यूस में हरारी कहते हैं कि इंसान का एजेंडा पूरी तरह बदल रहा है। एकदम सही। इतिहास गवाह है कि इंसान की भूख ना कभी शांत नहीं होती। जब हमने खेती सीखी तो हमने शहर बसाए, जब हमने विज्ञान और पूंजीवाद का विकास किया तो हमने बीमारियों और अकाल पर काबू पा लिया। और अब आगे क्या? अब हरारी के अनुसार 21वीं सदी में इंसानियत के 3 नए और बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य होंगे। पहला है अमरता यानी इमॉर्टैलिटी, दूसरा असीमित खुशी यानी परमानंद, और तीसरा है देवत्व यानी डिविनिटी। देवत्व? हाँ। मतलब भगवान बनना? हाँ, मतलब निर्माण और विनाश की वैसी शक्तियां प्राप्त करना जो कभी सिर्फ देवताओं के पास मानी जाती थीं। ओहो, इसे समझने के लिए ना मेरे दिमाग में एक बहुत ही दिलचस्प एनालॉजी आ रही है। ये पूरी स्थिति किसी वीडियो गेम की तरह लगती है। अच्छा, वो कैसे? मतलब जब कोई खिलाड़ी किसी वीडियो गेम के सारे कठिन लेवल पार कर लेता है ना, जैसे सर्वाइवल, खाना ढूंढना, दुश्मनों से बचना, बीमारियों से लड़ना, तो वो बोर होने लगता है। उसके बाद वो क्या करता है? शायद वो चीट कोड्स का इस्तेमाल करता है। बिल्कुल, वो गेम के कोड को हैक करने की कोशिश करता है ताकि सीधे गॉड मोड अनलॉक हो जाए। एक ऐसा मोड जहां न तो हेल्थ कभी कम होती है, ना ही कोई हथियार असर करता है, और खिलाड़ी कभी हार नहीं सकता। तो क्या हम असल जिंदगी में यही गॉड मोड अनलॉक करने की कोशिश कर रहे हैं? अरे वाह, ये गॉड मोड की तुलना बहुत ही शानदार है, क्योंकि असल जिंदगी में इस गॉड मोड का मतलब कोई जादुई बटन दबाना नहीं है। इसका वैज्ञानिक अर्थ है हमारी अपनी बायोलॉजी को फिर से लिखना। मतलब अपने ही शरीर को हैक करना? बिल्कुल, ये बायो इंजीनियरिंग, नैनो टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए मानव शरीर और दिमाग को अपग्रेड करने की प्रक्रिया है। हम डीएनए को एडिट करके बीमारियों को जन्म से पहले ही खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, क्रिस्पर तकनीक और ये सब। जी, हम साइबरनेटिक अंग विकसित कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे शरीर का हर हिस्सा ऐसा हो जिसे बदला जा सके, ताकि हम हमेशा खुश रहें और मौत सिर्फ एक तकनीकी खराबी बनकर रह जाए। बाप रे, मौत सिर्फ एक तकनीकी खराबी जिसे शायद किसी गैराज में ठीक किया जा सके। हरारी का तो यही मानना है कि इंसान यही कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेच है। मैं सोच रही थी कि अगर हम इस गॉड मोड तक पहुंचने के लिए अपनी बायोलॉजी को हैक करते हैं, तो ये तय कौन करेगा कि सही हैक या अपग्रेड क्या है? ये बहुत ही अहम सवाल है। यहीं से मुझे लगता है कि सत्ता के हस्तांतरण यानी शिफ्ट ऑफ अथॉरिटी का विचार सामने आता है। ये तय करने की ताकत कि क्या सही है और क्या गलत अब अपना रूप बदल रही है। ऐतिहासिक रूप से सत्ता के इस हस्तांतरण को समझना बहुत दिलचस्प है। सदियों पहले ना, सत्ता का केंद्र बादलों के ऊपर माना जाता था। मतलब ईश्वर के पास। हाँ, इंसान मानता था कि ईश्वर या कोई दैवीय शक्ति ये तय करती है कि क्या सही है। समाज के सारे नियम धार्मिक ग्रंथों से चलते थे। फिर वैज्ञानिक क्रांति आई और ह्यूमनिज्म यानी मानवतावाद का युग शुरू हुआ। जी हाँ, ह्यूमनिज्म ने कहा कि किसी बाहरी या दैवीय सत्ता की जरूरत नहीं है। इंसान की अपनी भावनाएं, उसकी अपनी इच्छाएं ही सबसे बड़ी कसौटी हैं। इसी सोच ने आधुनिक दुनिया को गढ़ा है। हाँ, जैसे अर्थव्यवस्था में हम हमेशा कहते हैं ग्राहक हमेशा सही होता है। बिल्कुल, राजनीति में हम मानते हैं कि वोटर सबसे बेहतर जानता है, और कला में कहा जाता है कि खूबसूरती देखने वाले की आंखों में होती है। हर जगह इंसान की भावनाओं को सर्वोच्च मान लिया गया। लेकिन अब हरारी का दावा है कि ये सत्ता फिर से बदल रही है। ये इंसान के हाथों से फिसलकर डेटा और एल्गोरिदम के पास जा रही है। एकदम सही। और सच कहूं तो ये विचार मुझे थोड़ा असहज करता है। मतलब क्या हम ये कह रहे हैं कि हमारी भावनाएं, जैसे किसी को देखकर प्यार महसूस होना या किसी अन्याय को देखकर गुस्सा आना, ये सब कोई मायने नहीं रखती? क्या वे सिर्फ मशीन के कोड की तरह है? ये तो इंसानियत को पूरी तरह से नकारने जैसा लगता है। ये असहज करने वाला जरूर है, लेकिन हरारी इसे विज्ञान के नजरिए से समझाते हैं। जीव विज्ञान के अनुसार हमारी जो भावनाएं हैं ना, जिन्हें हम इतना पवित्र और रहस्यमयी मानते हैं, वो दरअसल कोई जादुई चीज नहीं है।
तो वो क्या है? वो सिर्फ हमारे शरीर के भीतर चल रहे बायोकेमिकल एल्गोरिदम्स हैं। बायोकेमिकल एल्गोरिदम। ये सुनकर ऐसा लगता है जैसे हम इंसानों की तुलना किसी वॉशिंग मशीन या लैपटॉप के सॉफ्टवेयर से कर रहे हैं। इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये काम कैसे करता है? चलिए कल्पना करते हैं कि अफ्रीका के सवाना जंगल में एक बबून है। उसे सामने केले का एक पेड़ दिखता है जिस पर पके हुए केले लगे हैं, लेकिन उसी पेड़ के ठीक नीचे एक शेर सो रहा है। अच्छा, तो अब वो बबून क्या करेगा? अब वो रेत पर कोई गणित का फॉर्मूला लिखकर तो दूरी, शेर के जागने की संभावना और अपनी भागने की स्पीड का हिसाब नहीं लगाएगा ना? बिल्कुल नहीं। उसके पास कैलकुलेटर निकालने का समय कहाँ है? वो तो बस देखेगा और तुरंत कोई प्रतिक्रिया देगा। असल में ना, उसके शरीर के अंदर करोड़ों सालों के विकास ने एक बहुत ही जटिल एल्गोरिदम सेट कर दिया है। मतलब एक तरह की इनबिल्ट प्रोग्रामिंग? बिल्कुल। जैसे ही वो शेर और केले को देखता है, उसका दिमाग पलक झपकते ही एक भारी कैलकुलेशन करता है। शेर की दूरी, शेर का आकार, बबून की खुद की ऊर्जा का स्तर और केलों से मिलने वाली कैलोरीज। ओहो। इस पूरी जटिल गणितीय गणना का नतीजा उस बबून को अंकों में नहीं मिलता। उसे ये नतीजा एक भावना के रूप में महसूस होता है। अच्छा, तो अगर केले पास है और शेर गहरी नींद में है, तो गणना का नतीजा साहस के रूप में महसूस होगा। बिल्कुल सही पकड़ा। और अगर शेर जागने वाला है या दूरी ज्यादा है, तो वही बायोकेमिकल एल्गोरिदम उसे डर की भावना देगा और वो भाग जाएगा। तो हमारी भावनाएं सिर्फ डेटा प्रोसेसिंग का एक इवोल्यूशनरी तरीका है। बाप रे! मतलब मैं जो किसी खूबसूरत पेंटिंग को देखकर अभिभूत होती हूँ या किसी ऊंची इमारत से नीचे देखने पर डरती हूँ, वो सिर्फ मेरे शरीर का एक जैविक कैलकुलेटर है जो मुझे एक रिपोर्ट दे रहा है। विज्ञान तो यही कहता है। और अब असली समस्या क्या हो रही है? समस्या ये है कि बाहर के सिलिकॉन वाले कंप्यूटर्स और मशीनें हमारे शरीर के इन ऑर्गेनिक और बायोकेमिकल कंप्यूटरों से ज्यादा बेहतर कैलकुलेशंस करने लगे हैं। मतलब मशीनें हमें हमसे बेहतर जानने लगी हैं। हाँ, इसका एक बहुत ही सजीव और मशहूर उदाहरण हॉलीवुड अभिनेत्री एंजेलिना जोली का है, जिसका जिक्र स्रोतों में भी किया गया है। अरे हाँ, वो वाकया काफी चर्चा में रहा था। उन्होंने प्रिवेंटिव सर्जरी करवाई थी ना? सही कहा। एंजेलिना जोली बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रही थीं। उनके शरीर का बायोकेमिकल एल्गोरिदम, यानी उनकी भावनाएं, उन्हें बता रहा था कि सब कुछ ठीक है। उन्हें कोई दर्द नहीं था, बीमारी के कोई लक्षण नहीं थे। लेकिन फिर उन्होंने एक जेनेटिक डीएनए टेस्ट करवाया। उस बाहरी सिलिकॉन एल्गोरिदम ने उनके जीन को स्कैन किया और भारी मात्रा में डेटा प्रोसेस करके बताया कि उन्हें भविष्य में ब्रेस्ट कैंसर होने की 87% संभावना है। और ये वो मोड़ था जहां उन्होंने अपनी खुद की भावनाओं पर, अपने शरीर की आवाज पर भरोसा नहीं किया। बिल्कुल नहीं किया। उन्होंने उस डेटा पर, उस एल्गोरिदम पर भरोसा किया और पूरी तरह स्वस्थ होते हुए भी सर्जरी करवा ली। और यही वो पल है जिसे हरारी सत्ता का हस्तांतरण कहते हैं। सत्ता भावनाओं से हटकर डेटा और एल्गोरिदम के पास जा रही है। इंसान ने मान लिया है कि मशीन उसे उससे बेहतर जानती है। यहाँ एक बात बहुत डरावनी हो जाती है। अगर हमारी भावनाएं सिर्फ बायोकेमिकल गणनाएं हैं और मशीनें वो गणनाएं हमसे बेहतर कर सकती हैं, तो क्या हमारी अपनी स्वतंत्र इच्छा यानी फ्री विल एक धोखा है? हरारी का तर्क काफी हद तक यही है। मतलब हम हमेशा सोचते हैं कि हम अपने फैसले खुद लेते हैं, लेकिन क्या हम सच में सिर्फ हाड़ मांस के बने हुए रोबोट हैं जो अपनी प्रोग्रामिंग के हिसाब से चल रहे हैं? है कि इंसान सिर्फ एक डेटा प्रोसेसिंग मशीन है, तो सिलिकॉन वाले कंप्यूटर स्वाभाविक रूप से हमसे बेहतर साबित होंगे, क्योंकि वे हमसे तेज और बिना थके डेटा प्रोसेस कर सकते हैं। यहीं से एक बिल्कुल नई विचारधारा या कहें एक नए धर्म का जन्म होता है, डेटावाद यानी डेटाइज्म। डेटावाद, ये शब्द अपने आप में बहुत भारी लगता है। तो क्या इस नए धर्म में कोई मंदिर, मस्जिद या भगवान नहीं है? इसकी मान्यताएं क्या हैं? डेटावाद का मुख्य सिद्धांत यह है कि ब्रह्मांड की हर चीज, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव, सिर्फ डेटा का एक प्रवाह है। एक डेटा फ्लो? हाँ, इस नजरिए से देखें तो बीथोवन की कोई महान सिम्फनी हो या फिर सर्दियों में होने वाले फ्लू का वायरस, दोनों ही सिर्फ डेटा के पैटर्न हैं जिन्हें पढ़ा और एनालाइज किया जा सकता है। अच्छा, तो इसमें इंसान की क्या अहमियत है? ह्यूमैनिज्म में इंसान सबसे ऊपर था, क्योंकि माना जाता था कि इंसान के पास आत्मा या विशेष चेतना है। लेकिन डेटावाद में इंसान का महत्व सिर्फ तब तक है जब तक वो ब्रह्मांड के डेटा को प्रोसेस करने का सबसे बेहतरीन उपकरण है। और जैसे ही कोई और उपकरण इंसान से बेहतर डेटा प्रोसेस करने लगेगा, इंसान का ये विशेष दर्जा खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। इसका एक बहुत ही भयानक उदाहरण जो स्रोतों में दिया गया है, वो Amazon Kindle जैसी ई बुक्स का है।
आज जब कोई डिजिटल किताब पढ़ता है तो Amazon को पता होता है कि कौन सा पन्ना पढ़ा गया, किस पन्ने पे कितना समय बताया गया और कहाँ किताब बंद कर दी गई। हाँ, लेकिन जरा भविष्य की कल्पना करें। हरारी कहते हैं कि अगर भविष्य में उस किंडल या डिजिटल डिवाइस को बायोमेट्रिक सेंसर के साथ जोड़ दिया जाए, जैसे कोई स्मार्ट वॉच। हाँ, या स्मार्ट लेंस जो नब्ज, आंखों की पुतलियों का फैलना और शरीर के तापमान को नाप सके, तब क्या होगा? तब तो वो डिवाइस ये ट्रैक कर लेगा कि किताब की कौन सी विशेष लाइन पढ़कर दिल की धड़कन तेज हुई, किस पैराग्राफ पर गुस्सा आया और किस पन्ने पर भावुक होकर आंखों में आंसू आ गए। बिल्कुल। इसका मतलब है कि सिर्फ इंसान किताब नहीं पढ़ रहा होगा, बल्कि किताब भी इंसान को पढ़ रही होगी। बाप रे! और जब बड़ी टेक कंपनियों के पास इंसान की भावनाओं का, उसके डर और उसकी इच्छाओं का इतना बारीक और सटीक डेटा होगा, तो वो एल्गोरिदम इंसान के लिए खुद इंसान से बेहतर फैसले ले सकेंगे। ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। भविष्य में कोई व्यक्ति क्या पढ़ेगा, कौन सी नौकरी चुनेगा या यहाँ तक कि किससे शादी करेगा, ये सब एक एल्गोरिदम तय करेगा। हाँ, क्योंकि उसे पता होगा कि उस व्यक्ति की बायोकेमिस्ट्री किस दूसरे व्यक्ति की बायोकेमिस्ट्री के साथ सबसे अच्छी तरह मैच करेगी। भावनाओं की कोई जगह ही नहीं बचेगी। और इसी बिंदु से ना इस पूरी चर्चा का सबसे गंभीर और परेशान करने वाला हिस्सा शुरू होता है। अगर एल्गोरिदम और एआई सब कुछ, शारीरिक और मानसिक दोनों काम, हमसे बेहतर कर सकते हैं, तो इंसानों का भविष्य क्या होगा? समाज में हमारी जगह क्या बचेगी? हरारी चेतावनी देते हैं कि हम अनुपयोगी वर्ग यानी द यूजलेस क्लास के उदय की तरफ बढ़ रहे हैं। एक मिनट, यहाँ मैं थोड़ी असहमति जताना चाहूंगी। जब औद्योगिक क्रांति आई थी तब भी तो लोगों ने यही कहा था कि मशीनें इंसान की जगह ले लेंगी। हाँ, ये तर्क बहुत दिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ ना। मशीनों ने शारीरिक मेहनत वाले काम ले लिए तो इंसानों ने खुद को अपग्रेड किया और मानसिक काम जैसे अकाउंटिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट करना शुरू कर दिया। क्या हम फिर से कोई नया रास्ता नहीं खोज लेंगे? एआई क्रांति भी तो वैसे ही हो सकती है। ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है, लेकिन मैं कहूंगा कि औद्योगिक क्रांति और एआई क्रांति में एक बहुत बड़ा बुनियादी फर्क है। वो क्या? मशीनें केवल शाहनेक शक्ति में इंसानों से आगे निकली थीं। उनके पास चेतना या पैटर्न पहचानने की मानसिक क्षमता नहीं थी। लेकिन एआई सिर्फ ताकत का खेल नहीं है। एआई कॉग्निटिव यानी मानसिक क्षमता का खेल है। मतलब एआई सिर्फ वजन नहीं उठा रहा, वो सोच रहा है और सीख रहा है। ठीक कहा। जब एआई ड्राइविंग से लेकर वकालत के दस्तावेज पढ़ने और बीमारियों की पहचान करने तक हर वो मानसिक काम हमसे बेहतर और सस्ता करने लगेगा जो आज इंसान करते हैं, तो इंसानों के पास जाने के लिए कोई तीसरा विकल्प नहीं बचेगा। ओहो! इतिहास में पहली बार एक ऐसा वर्ग पैदा होगा जो सिर्फ बेरोजगार नहीं होगा, बल्कि रोजगार पाने के अयोग्य हो जाएगा। एआई इतनी तेजी से नई चीजें सीखेगा कि कोई भी इंसान उस गति से खुद को रिट्रेन नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम खुद ही अपने रिप्लेसमेंट यानी अपने विकल्प को तैयार कर रहे हैं और उसे ट्रेनिंग दे रहे हैं। एक तरह से हाँ। ये तो ऐसा हुआ कि कोई अपना सारा ज्ञान और काम करने का तरीका किसी मशीन को सिखा दे और फिर खुद हमेशा के लिए अपनी उपयोगिता खो दे। और जो गिने चुने बहुत अमीर लोग होंगे, शायद सिर्फ वही खुद को बायोलॉजिकली अपग्रेड करके उस गॉड मोड में जा पाएंगे और बाकी पूरी आबादी इस अनुपयोगी वर्ग का हिस्सा बनकर रह जाएगी। ये तो बहुत ही निराशाजनक और अंधकारमय तस्वीर है। क्या हरारी की ये मशीन केंद्रित भविष्यवाणी ही इंसानियत का एकमात्र संभव भविष्य है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और यहीं पर हमारे स्रोत इस चर्चा में गहराई और संतुलन लाते हैं। कई बड़े विचारकों और आलोचकों ने हरारी के इस निराशावादी दृष्टिकोण को चुनौती दी है। अगर हम बिल गेट्स की समीक्षा को देखें तो गेट्स का नजरिया थोड़ा अलग है। अच्छा, बिल गेट्स इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या वे भी इस अनुपयोगी वर्ग के विचार से डरे हुए हैं? गेट्स हरारी की बात से पूरी तरह सहमत नहीं है कि समाज में इतनी भयानक असमानता और अनुपयोगी वर्ग का पैदा होना पूरी तरह से तय है। तो उनका क्या मानना है? गेट्स का मानना है कि रोबोट्स का काम छीन लेना या आर्थिक असमानता मूल रूप से इंजीनियरिंग और नीतियों की समस्या है। अगर सही नीतियां बने, जैसे यूनिवर्सल बेसिक इनकम या वेल्थ टैक्स, तो इंसानों को भूखा मरने से बचाया जा सकता है। हाँ, आर्थिक सुरक्षा दी जा सकती है। बिल्कुल, लेकिन गेट्स के लिए असली चिंता कुछ और है। वो इसे उद्देश्य की समस्या यानी द पर्पस प्रॉब्लम कहते हैं। उद्देश्य की समस्या, इसका क्या मतलब है? क्या इसका संबंध इस बात से है कि अगर इंसान को काम नहीं करना पड़ेगा तो वो सुबह उठेगा ही क्यों? बिल्कुल वही। जरा गहराई से सोचिए।
इंसान का पूरा मनोविज्ञान संघर्ष के इर्द गिर्द बुना गया है। अगर दुनिया से बीमारी और भूख पूरी तरह खत्म हो जाए, सभी का भविष्य एकदम सुरक्षित हो जाए और सारे काम एआई कर लें, तो लोगों के जीवन का क्या उद्देश्य रह जाएगा? सोचने वाली बात है। ये नहीं होगी तो क्या होगा? हम इंसान समस्याओं को सुलझाकर, कला बनाकर और चुनौतियों का सामना करके ही अपने जीवन को अर्थ देते हैं। सही बात है। अगर सब कुछ एक मशीन हमसे बेहतर कर दे तो हमारे पास करने के लिए क्या बचेगा? डेटावाद इंसानी मन के इस मनोवैज्ञानिक खालीपन को नहीं भर सकता। ये एक बहुत ही गहरा बिंदु है। बिना संघर्ष के इंसानियत अपनी आत्मा खो सकती है। और मुझे लगता है कि दार्शनिक जॉन सी बेंट्स भी इसी दिशा में एक बहुत मजबूत तर्क रखते हैं। वे भी हरारी के इस पूरे डेटावादी भविष्य की कड़ी आलोचना करते हैं। हाँ, बेंट्स की आलोचना पूरी तरह से दार्शनिक और आध्यात्मिक है। वो कहते हैं कि हरारी ने पुरानी धार्मिक मान्यताओं और इंसानियत को अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया, लेकिन उन्होंने खुद टेक्नोलॉजी और डेटा को एक नए भगवान की तरह पेश करके एक नया यूटोपियन मिथक गढ़ दिया है। एक नया धर्म बना दिया। बिल्कुल। बेंट्स याद दिलाते हैं कि इंसान कोई वॉशिंग मशीन या सिर्फ डेटा प्रोसेस करने वाली हार्ड ड्राइव नहीं है। हमारी सामाजिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक जरूरतें होती हैं। इसका मतलब है कि हरारी ने हर चीज को इतना ज्यादा गणित, डेटा और बायोकेमिस्ट्री में बदल दिया है कि उसमें से इंसानियत की असल आत्मा ही गायब हो गई है। सही कहा। मतलब एक माँ का अपने बच्चे के लिए निस्वार्थ प्रेम, किसी बड़े उद्देश्य के लिए अपना बलिदान दे देना या फिर किसी अनदेखी शक्ति में आस्था रखना, क्या ये सब सच में सिर्फ बायोकेमिकल एल्गोरिदम है या यही वो चीजें हैं जो हमें इंसान बनाती हैं? यही तो सबसे बड़ा सवाल है जो बेंट्स उठाते हैं। एल्गोरिदम ये अनुमान लगा सकता है कि आपको कौन सी फिल्म पसंद आएगी, लेकिन एल्गोरिदम किसी इंसान के भीतर सहानुभूति या दया पैदा नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं कर सकता। और यहाँ एक बहुत ही शानदार विरोधाभास देखने को मिलता है जो हरारी के खुद के जीवन से जुड़ा है। अच्छा, कैसा है? मैंने कहीं पढ़ा था कि वे आधुनिक तकनीक से बहुत दूर रहते हैं और एक बहुत ही साधारण जीवन जीते हैं। ये जान के बहुत हैरानी होती है कि जनवरी 2019 तक की जानकारी के अनुसार इतने बड़े भविष्यवक्ता के पास एक स्मार्टफोन तक नहीं था। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, वो वीगन है और सबसे बड़ी बात, वो हर दिन 2 घंटे विपश्यना ध्यान करते हैं। इतना ही नहीं, वो हर साल 30 दिनों के लिए मौन व्रत पर जाते हैं, जहां कोई फोन, कोई इंटरनेट और कोई किताब नहीं होती। ओहो, ये तो बहुत ही अजीब विरोधाभास है। जो इंसान पूरी दुनिया को बता रहा है कि भविष्य सिर्फ डेटा, कनेक्टिविटी और एल्गोरिदम का है, वो खुद उसी डेटा से कटकर अपने भीतर शांति खोज रहा है। बिल्कुल। वो खुद अपनी भावनाओं और चेतना को समझने के लिए मशीनों का नहीं, बल्कि प्राचीन ध्यान विधियों का सहारा ले रहा है। यही सबसे दिलचस्प पहलू है। हरारी खुद स्वीकार करते हैं कि अगर उन्होंने 15 साल तक विपश्यना का अभ्यास नहीं किया होता तो वो सैपियंस या होमो ड्यूस जैसी किताबें नहीं लिख पाते। वे ध्यान को कोई अंधविश्वास नहीं मानते, बल्कि मन को और चेतना को समझने का एक वैज्ञानिक और अनुभवजन्य तरीका मानते हैं। उनका मानना है कि चेतना और बुद्धि 2 अलग चीजें हैं। एआई के पास बुद्धि आ रही है, लेकिन चेतना नहीं। तो क्या हम इस विरोधाभास से ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हरारी कोई पत्थर की लकीर जैसी भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे हमें एक गंभीर चेतावनी दे रहे हैं? वो कैसे? जैसे कोई गाड़ी में बैठे लोगों को बताए कि देखो, अगर तुम आंख मूंद कर इस जीपीएस के गुलाम बने रहे तो थोड़ी दूर आगे जाकर गाड़ी सीधी खाई में गिरेगी। वे शायद हमें डरा रहे हैं ताकि हम अभी से अपना स्टीयरिंग घुमा लें और खाई में गिरने से बच जाएं। मैं कहूंगा कि ये इस पूरी किताब और चर्चा को समझने का सबसे बेहतरीन नजरिया है। हरारी खुद अपनी किताब के अंत में स्पष्ट करते हैं कि ये सब सिर्फ संभावनाएं हैं, कोई तयशुदा भविष्यवाणियां नहीं। हाँ, भविष्य बदला जा सकता है। इतिहास का काम भविष्य बताना नहीं होता, बल्कि हमारे सामने मौजूद विकल्पों के क्षितिज को चौड़ा करना होता है। अगर हमें ये अनुपयोगी वर्ग और डेटावाद वाला भविष्य पसंद नहीं है, तो हमें आज ही अपने सोचने, काम करने और तकनीक को नियंत्रित करने के तरीके बदलने होंगे। चलिए, इन सभी भारी और गहरी बातों को समेटने का प्रयास करते हैं। आज की इस चर्चा ने एक बात तो पूरी तरह से स्पष्ट कर दी है कि होमो ड्यूस की ये यात्रा, इंसान से भगवान बनने की ये कोशिश हमारे अस्तित्व के लिए जितनी रोमांचक है, उतनी ही खतरनाक भी है। बिल्कुल। यह चर्चा सिर्फ इस बारे में नहीं है कि भविष्य में कितने रोबोट होंगे या एआई कितना स्मार्ट हो जाएगा। यह मूल रूप से इस बारे में है कि हम सत्ता,
अपनी आज़ादी और अपने जीवन के फैसले लेने का अधिकार किसे सौंप रहे हैं। और इस चर्चा को सुनने वाले हर इंसान के लिए ये समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये कोई 100 साल दूर भविष्य की बात नहीं है। ये आज और अभी हो रहा है। एकदम सही। आज हम जो भी ऐप इस्तेमाल करते हैं या जो भी डिजिटल नियम शर्तें बिना पढ़े सिर्फ जल्दी से आई एग्री पर क्लिक करके स्वीकार कर लेते हैं, हम अनजाने में उसी डेटावाद को बढ़ावा दे रहे हैं। हाँ, हम बिना सोचे समझे ऐसा करते हैं। हम हर दिन अपना व्यक्तिगत डेटा, अपनी पसंद नापसंद कंपनियों को मुफ्त में सौंप रहे हैं, जो कल हमारे लिए हमारे जीवन के सबसे बड़े फैसले लेंगी। बिल्कुल। हम हर दिन अपने उस तथाकथित गॉड मोड की सुविधा की कीमत अपनी निजता और मानवीय आज़ादी को दांव पर लगाकर चुका रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हम अपनी मानवीय पहचान और चेतना को बचाए रख पाएंगे, या हम सिर्फ किसी विशाल सिलिकॉन एल्गोरिथम की कठपुतली बनकर रह जाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें मशीनें नहीं दे सकती। इसका जवाब हमें खुद एक समाज के रूप में खोजना होगा। और इसी विचार मंथन से जुड़ा एक बहुत ही उत्तेजक और नया विचार मेरे दिमाग में आ रहा है, जिसे मैं इस चर्चा के अंत में छोड़ना चाहूंगी। शुरुआत में हमने बात की थी कि भविष्य का नक्शा खाली है और हमारा जीपीएस काम नहीं कर रहा है। जी बिल्कुल। तो जरा सोचने वाली बात है, भविष्य में जब एल्गोरिदम पूरी तरह से अछूत हो जाएंगे, जब वे इतने सटीक हो जाएंगे कि वो पहले से ही अनुमान लगा लेंगे कि हम क्या सोचेंगे, क्या खरीदेंगे, किसे वोट देंगे या कहाँ जाएंगे, जब हर एक तार्किक और सही फैसले पर मशीन का कब्जा होगा, तो क्या हमारी सच्ची मानवीय आज़ादी सिर्फ उन कामों में बचेगी जो पूरी तरह से तर्कहीन और अप्रत्याशित हों? अरे, ये तो बहुत ही अनोखा और विचलित करने वाला विचार है ना? जब मशीन ये पूरी तरह जानती है कि किसी के स्वास्थ्य, करियर या रिश्तों के लिए सबसे सही और ऑप्टिमल फैसला क्या है, तो क्या भविष्य में जानबूझकर कोई मूर्खतापूर्ण, गलत या तर्कहीन काम करना ही मशीन के खिलाफ इंसानी बगावत का आखिरी तरीका होगा? बाप रे। क्या अपनी आज़ादी साबित करने के लिए, ये साबित करने के लिए कि हम मशीन नहीं है, हमें जानबूझकर जीपीएस के बताए सही रास्ते के खिलाफ जाकर कोई गलत मोड़ लेना पड़ेगा? इस बारे में जरूर सोचिएगा कि मानव इतिहास ना एक बहुत बड़ा वीडियो गेम है। मतलब शुरुआत में हमारा लक्ष्य सिर्फ जिंदा रहना था, लेवल 1, जहां हमने बस आग जलाना सीखा। हाँ बिल्कुल। और फिर लेवल 2 आया, जहां हमने शिकार से आगे बढ़कर खेती करना शुरू किया। एग्जैक्टली। फिर लेवल 3, जहां खतरनाक बीमारियों से बचने के लिए हमने एंटीबायोटिक्स बना लिए। मतलब हमारे सामने बस एक के बाद एक ना सर्वाइवल की स्पष्ट चुनौतियां आती गईं और हम इंसान उन्हें पार करते गए। हाँ, और इस सर्वाइवल गेम के नियम बहुत साफ थे। मतलब कोई बीमारी है तो विज्ञान के जरिए उसकी दवा खोजो। अगर इंसान की शारीरिक ताकत कम पड़ रही है तो उसकी भरपाई के लिए मशीनें बना लो। हमने ना अपनी हर बड़ी समस्या को एक खांचे में डालकर उसे सुलझाना सीख लिया है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेच है। मतलब क्या हो जब हम इस सर्वाइवल वाले गेम के सारे बुनियादी लेवल पार कर लें? हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। आज हम 28 मार्च 2026 है, और जब हम अपने आसपास देखते हैं ना, तो वो स्पष्ट तस्वीर थोड़ी धुंधली होने लगती है। जब अकाल, महामारी और युद्ध जैसे खतरे काफी हद तक कम हो जाएं, तो इंसानों का अगला कदम क्या होगा? बिल्कुल। और इसी धुंधले भविष्य के नक्शे को समझना ही हमारी आज की इस गहन चर्चा का मिशन है। हाँ, तो श्रोताओं, आज हम युवाल नोआ हरारी की मशहूर किताब होमो डेयस के विजन को टटोलेंगे, साथ ही बिल गेट्स की उस पर जो व्यावहारिक राय है, और हम जॉन सी बेंस का एक बेहद तीखा दार्शनिक लेख है ना, उन सबको एक साथ रखकर देखेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में हम तकनीक के जरिए भगवान बनने की राह पर हैं, या ये सिर्फ हमारी एक नई गलतफहमी है। एग्जैक्टली। चलिए इसे थोड़ा समझते हैं। तो इस पूरी चर्चा को समझने के लिए ना हमें सबसे पहले मानव इतिहास के उस मोड़ को समझना होगा जहां हम आज खड़े हैं। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि हरारी अपनी किताब में एक बहुत ही चौंकाने वाला लेकिन सच दावा करते हैं। अच्छा। वो कहते हैं कि पिछले कुछ दशकों में इंसानों ने अकाल, प्लेग और युद्ध पर एक अभूतपूर्व नियंत्रण पा लिया है। इसे ऐसे देखिए कि इतिहास में पहली बार दुनिया में कुपोषण या भूख से ज्यादा लोग मोटापे से मर रहे हैं। अरे वाह, मतलब ज्यादा खाने की वजह से। हाँ, एग्जैक्टली।
और संक्रामक बीमारियों से ज्यादा लोग अब बुढ़ापे और उम्र से जुड़ी बीमारियों से मर रहे हैं। ये आंकड़ा सच में सोचने पर मजबूर कर देता है यार। मतलब हमने मौत और बीमारी को बस एक तकनीकी समस्या मान लिया है, जिसे देर सवेर कोई न कोई साइंटिस्ट लैब में सुलझा ही लेगा। बिल्कुल। लेकिन अगर हम बीमार नहीं पड़ रहे, भूखे नहीं मर रहे, तो इंसान खाली तो बैठेगा नहीं ना। सफलता से ही तो नई महत्वाकांक्षा जन्म लेती है। तो अब अगला लक्ष्य क्या है? अगला लक्ष्य है अमरता, असीम खुशी, जिसे हम 24 घंटे का ब्लिस कह सकते हैं। ब्लिस। और निर्माण की वो शक्तियां प्राप्त करना जो अब तक सिर्फ ईश्वर के पास मानी जाती थीं। मतलब सीधे शब्दों में कहें तो होमो सेपियंस यानी एक समझदार इंसान से आगे बढ़कर होमो डियस यानी एक ईश्वर मानव बनना। बाप रे। हरारी का तर्क है कि 4 अरब सालों तक इस धरती पर जो भी जीवन था वो बायोलॉजिकल था, और वो डार्विन के नेचुरल सिलेक्शन के सिद्धांत पर चलता था, जहां प्रकृति तय करती थी कि कौन सा जीव बचेगा और कौन सा नहीं। सटीक। लेकिन अब इंसानियत अपनी सबसे बड़ी छलांग लगाने जा रही है। प्राकृतिक चयन की जगह अब इंटेलिजेंट डिजाइन ले रहा है। और ये डिजाइन आसमान में बैठे किसी भगवान का नहीं होगा, बल्कि खुद इंसान का होगा। हाँ, खुद इंसान और उसकी बनाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। 21वीं सदी के जो सबसे बड़े उत्पाद होंगे ना, वो गाड़ियां, कपड़े या हथियार नहीं होंगे। तो क्या होंगे? अब लैब में शरीर, दिमाग और इंसानी चेतना को डिजाइन किया जाएगा। हम अकार्बनिक यानी इनऑर्गेनिक जीवन की नींव रख रहे हैं। ये तो कुछ वैसा ही हुआ कि वीडियो गेम में आपने सारे सर्वाइवल लेवल पार कर लिए और अब आपको गेम का गॉड मोड मिल गया है। हाँ बिल्कुल, गॉड मोड, जहां आप थकते नहीं, मरते नहीं और जो चाहे वो कोड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में ना एक व्यावहारिक सवाल आता है। बताइए। क्या ये गॉड मोड वाला जो पैच है वो दुनिया के सभी खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध होगा? मतलब सभी 8 अरब इंसानों के लिए? या ये एक ऐसा पे टू प्ले फीचर होगा जिसे सिर्फ कुछ गिने चुने अरबपति ही अफोर्ड कर पाएंगे? और यहीं से इस भविष्य का सबसे डरावना सामाजिक ढांचा उभर कर आता है। जब हम बायोलॉजिकल अपग्रेडेशन की बात करते हैं ना, तो ये तय है कि इसकी शुरुआत बहुत ही महंगे स्तर पर होगी। मतलब एक बहुत गहरी खाई बन जाएगी। एग्जैक्टली। एक ऐसा समाज बन सकता है जहां अमीर लोग न सिर्फ आर्थिक रूप से बल्कि शारीरिक और मानसिक रूप से भी आम इंसानों से सुपीरियर हो जाएंगे। ओह, ये तो बहुत खतरनाक है। और जब इसके साथ एआई और रोबोटिक्स का विकास जुड़ता है तो समाज में एक पूरी तरह से नया वर्ग पैदा होता है, जिसे हरारी यूजलेस क्लास या अनुपयोगी वर्ग कहते हैं। यूजलेस क्लास, ये शब्द सुनने में ही काफी चुभता है। लेकिन इसका मतलब सिर्फ इतना तो नहीं है कि लोगों के पास नौकरियां नहीं होंगी, क्योंकि बेरोजगारी तो आज भी एक बड़ी समस्या है ना? नहीं, ये बेरोजगारी से कहीं आगे की बात है। कल्पना कीजिए कि एक एआई सिस्टम है जो किसी भी इंसान डॉक्टर से 10 गुना बेहतर और तेज एमआरआई स्कैन पढ़ सकता है। हाँ, वो तो आज भी धीरे धीरे हो ही रहा है। बिल्कुल। या एक ऐसा एल्गोरिदम है जो दुनिया के सबसे बेहतरीन वकीलों से ज्यादा सटीक तरीके से लीगल कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट कर सकता है। तो यूजलेस क्लास का मतलब है ऐसे लोग जिनकी समाज में कोई आर्थिक या सैन्य उपयोगिता ही नहीं बचेगी। मतलब सिस्टम को उनकी जरूरत ही नहीं होगी। हाँ, जब एल्गोरिदम और मशीनें शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के कामों में इंसानों को पीछे छोड़ देंगी, तो सिस्टम को उन आम इंसानों की जरूरत ही क्यों पड़ेगी? तो अगर एक इंसान के पास न कोई काम है, न उसकी कोई उपयोगिता है, तो सिस्टम की नजर में उसकी पहचान क्या रह जाएगी? सिस्टम की नज़र में इंसान अब एक इंडिविजुअल यानी अविभाज्य इकाई नहीं रह जाएगा। हम डिविजुअल बन जाएंगे। डिविजुअल मतलब डेटा पॉइंट्स। हाँ, सिर्फ डेटा पॉइंट्स का एक समूह। आपका ब्लड प्रेशर, आपके दिल की धड़कन, इंटरनेट पर आपकी क्लिक करने की आदतें। हरारी इसे ना डेटावाद या डेटाइज्म का नाम देते हैं। डेटावाद ये एक नया धर्म है जहां पूरी दुनिया और खुद इंसान सिर्फ डेटा के प्रवाह का एक हिस्सा मात्र है। इसे अगर हम आज की रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखें ना, तो ये डेटावाद कोई बहुत दूर के भविष्य की बात नहीं लगती। बिल्कुल नहीं। आज जब हम स्पॉटिफाई पर गाने सुनते हैं तो एल्गोरिदम को पता होता है कि सुबह 8 बजे हमें कौन सा संगीत चाहिए। हाँ, और नेटफ्लिक्स को पता है कि किस तरह के थंबनेल पर हम क्लिक करेंगे। एग्जैक्टली। हमारी स्मार्ट वॉच बता सकती है कि किस खबर को पढ़कर हमारी धड़कन तेज हुई। मतलब हम खुद को जितना जानते हैं, डेटा उससे कहीं ज्यादा गहराई से हमारे हर इमोशन को ट्रैक कर रहा है। और यही बात ना इस पूरी स्थिति को एक नया मोड़ देती है। जब एल्गोरिदम को पता चल जाएगा कि आपके शरीर के अंदर क्या चल रहा है, तो वो आपके लिए आपसे बेहतर फैसले लेने लगेगा।
सही बात है। और इस डेटा बाद में किसी भी अनुभव की अहमियत तभी है जब उसे डेटा में बदलकर प्रोसेस किया जा सके। लेकिन क्या ये भयानक असमानता और इंसानों का मशीनों के सामने पूरी तरह से लाचार हो जाना सच में पत्थर की लकीर है? यही तो बात है। जब बिल गेट्स ने इस किताब की समीक्षा की थी ना, तो उनका नजरिया काफी अलग था। गेट्स ने एक बहुत ही जमीनी और ऐतिहासिक तर्क दिया है यहाँ। हाँ, अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़ें तो गेट्स इस बात से सहमत नहीं है कि तकनीक हमेशा असमानता को उसी भयानक स्तर पर रखेगी। हाँ, उन्होंने इतिहास का उदाहरण दिया कि कैसे पहले जीवन रक्षक टीकों या वैक्सीन को अमीर देशों से गरीब देशों तक पहुंचने में दशकों लग जाते थे। हाँ, पोलियो या चेचक की वैक्सीन के टाइम ऐसा ही हुआ था। एग्जैक्टली। लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और सरकारों के प्रयासों से यह समय बहुत कम हो गया है। गेट्स का मानना है कि मानव समाज इतना लचीला है कि वो इस तकनीकी खाई को भी समय के साथ पाट ही लेगा। गेट्स की समीक्षा में जो बात मुझे अमन सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी वो ये है कि वो कंट्रोल प्रॉब्लम को लेके उतने चिंतित नहीं है। हाँ, वो टर्मिनेटर वाला डर। हाँ, अक्सर साइंस फिक्शन फिल्मों में दिखाते हैं ना कि रोबोट्स इंसानों पर कब्जा कर लेंगे। गेट्स कहते हैं कि ये असल खतरा नहीं है। उनके अनुसार सबसे बड़ी समस्या है पर्पस प्रॉब्लम, यानी उद्देश्य की समस्या। उद्देश्य की समस्या जो कि सीधे तौर पर हमारे मनोविज्ञान से जुड़ी है। गेट्स का तर्क है कि अगर हम हरारी के डेटावाद को मान लें तो वो इंसानी अनुभवों के आंतरिक मूल्य को पूरी तरह नकार देता है। बिल्कुल। बीमारी नहीं है, एआई हमारे लिए घर बना रहा है, खेती कर रहा है, तो इंसान सुबह बिस्तर से उठेगा क्यों? हाँ, उसका मोटिवेशन क्या होगा? गेट्स कहते हैं कि बिना संघर्ष वाली दुनिया में भी इंसानों को एक दूसरे की देखभाल करने, अपने बच्चों को पालने और सामाजिक रिश्ते निभाने से ना एक उद्देश्य मिलता है। हम सिर्फ डेटा प्रोसेस करने वाली मशीनें तो नहीं हैं जिन्हें अगर प्लग से निकाल दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जैक्टली। ये हमें एक बहुत गहरे दार्शनिक चौराहे पर लाकर खड़ा कर देता है। मतलब अगर कल को फेसबुक या गूगल का एल्गोरिदम मेरे बायोलॉजिकल डेटा को एनालाइज करके मुझे बताए कि मुझे किस करियर में जाना चाहिए या आपको किससे शादी करनी चाहिए, हाँ, और इतिहास गवाह रहे कि उसके फैसले हमेशा सही साबित होते हैं, तो क्या मेरी स्वतंत्र इच्छा या फ्री विल का कोई मतलब रह जाता है? क्या हम सिर्फ एक कठपुतली बन जाएंगे जिसकी डोर इस डेटा के हाथों में होगी? और यहीं पर जॉन सी बेंट्स का वो अकादमिक लेख सामने आता है जो इस पूरी चर्चा की बुनियाद को ही चुनौती दे डालता है। अच्छा, बेंट्स क्या कहते हैं? बेंट्स पूछते हैं कि क्या डेटावाद और अपग्रेडेड इंसान का ये जो होमो डेयस वाला भविष्य है वो सचमुच विज्ञान पर आधारित है या ये सिर्फ हमारी एक नई धार्मिक फैंटेसी है? फैंटेसी मतलब वो इसे साइंस नहीं मानते? नहीं, बेंट्स के अनुसार हरारी पुराने धार्मिक मिथकों को खत्म नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो बस उन्हें एक नए तकनीकी मिथक या टेक्नोमिथ से रिप्लेस कर रहे हैं। इसे थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। तकनीकी मिथक से उनका असल मतलब क्या है? देखिए, सदियों से धर्मशास्त्र में एक कॉन्सेप्ट रहा है जिसे एस्कटॉन कहा जाता है। एस्कटॉन? हाँ, एस्कटॉन। इसका मतलब है इतिहास का अंतिम पड़ाव, एक पूर्ण और आदर्श अवस्था जैसे मोक्ष या स्वर्ग जहां कोई दुख नहीं है। हर धर्म यही वादा करता है ना कि ये स्वर्ग आपको मृत्यु के बाद मिलेगा। बिल्कुल। और बेंट्स समझाते हैं कि हरारी का ट्रांसह्यूमनिज्म असल में उसी एस्कटॉन को, उसी स्वर्ग को सिलिकॉन चिप्स और बायोटेक्नोलॉजी के जरिए इसी दुनिया में उतारने की एक यूटोपियन कोशिश है। मतलब इंसान तकनीक के जरिए अपना खुद का स्वर्ग बनाना चाहता है इसी धरती पर। हाँ, एक काल्पनिक आदर्श समाज। बेंट्स ने हरारी के विचारों में एक बहुत ही स्पष्ट विरोधाभास भी पकड़ा है। विपश्यना वाला। हाँ, एग्जैक्टली। एक तरफ तो हरारी पारंपरिक धर्मों को इंसानी दिमाग की उपज या अंधविश्वास बताकर खारिज कर देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो खुद इंसानी चेतना को गहराई से समझने के लिए विपश्यना ध्यान का सुझाव देते हैं। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक टकराव है। बेंट्स इशारा करते हैं कि ध्यान या मेडिटेशन अपने मूल रूप में एक आध्यात्मिक और धार्मिक अभ्यास ही तो है। बिल्कुल है। हरारी कहते हैं कि सत्य को खोजने के दो रास्ते हैं, एक विज्ञान का और दूसरा ध्यान का। बेंट्स के अनुसार ये तो वही बात हुई कि आपने धर्म नाम की चीज को मुख्य दरवाजे से बाहर निकाल दिया और फिर खिड़की खोलकर उसे मेडिटेशन के नए नाम से वापस अंदर बुला लिया। एग्जैक्टली। क्योंकि बिना किसी आंतरिक अर्थ के इंसान रह ही नहीं सकता। बेंट्स की आलोचना का एक हिस्सा मुझे बहुत प्रभावशाली लगा।
वो कहते हैं कि हरारी इंसानी सीमाओं को, जैसे हमारे इस भौतिक शरीर को, हमारी कमजोरियों को एक बीमारी की तरह देखते हैं। जैसे ये कोई ऐसी चीज है जिससे हमें जल्द से जल्द छुटकारा पाना है। हाँ, हरारी के लिए आज़ादी की परिभाषा सिर्फ दर्द से आज़ादी, बुढ़ापे से आज़ादी या मेहनत से आज़ादी है। अंग्रेजी में से फ्रीडम फ्रॉम कहा जाता है ना, मतलब किसी चीज से आजादी पाना। लेकिन बेंट सवाल उठाते हैं कि इसमें फ्रीडम फॉर कहाँ है? फ्रीडम फॉर मतलब कुछ महान करने की आज़ादी। हाँ, किसी अर्थपूर्ण काम के लिए आजादी। अगर हम अपनी सारी कमियों को तकनीक से मिटा देंगे तो हमारे जीवन का अर्थ क्या रह जाएगा? बेंट्स चेतावनी देते हैं कि ट्रांसह्यूमनिज्म कोई सच्चा विकास नहीं है। तो फिर क्या है? ये इंसान द्वारा अपनी ही हकीकत से भागने की कोशिश है और खुद को भगवान समझने का एक बहुत खतरनाक भ्रम है। इस पूरी बहस को सुनकर ना मेरे दिमाग में एक एनालॉजी आ रही है। क्या हरारी का ये विजन वैसा ही नहीं है जैसे किसी 1950 मॉडल की पुरानी और कमजोर कार में, जो कि हमारा इंसानी शरीर है? हाँ, जो हमारा शरीर और दिमाग है, उसमें हम अचानक से एक फॉर्मूला 1 रेसिंग कार का सुपर कंप्यूटर वाला भारी भरकम इंजन फिट करने की कोशिश कर रहे हो? अरे वाह, ये एनालॉजी तो स्थिति को बिल्कुल सही तरीके से बयां करती है। हम ये भूल रहे हैं कि उस पुरानी कार का जो ढांचा है, उसका चेसिस, उस रफ्तार को सहने के लिए डिजाइन ही नहीं हुआ है। अगर आप उसमें इतनी असीम ताकत डाल देंगे तो वो कार अपग्रेड होने के बजाय शायद टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाएगी। बिल्कुल, कार के उस चेसिस की तरह ही इंसान होने की भी अपनी भौतिक और मनोवैज्ञानिक सीमाएं हैं। इंसान होने का मतलब सिर्फ एक मशीन की तरह डेटा प्रोसेस करना या हर समय खुशी के हार्मोन्स का पैदा होना नहीं है। तो इंसान होने का मतलब क्या है फिर? इंसान होने का मतलब है अपने दुखों को महसूस करना, संघर्ष करना, गिरकर दोबारा खड़ा होना और दूसरों के साथ हमदर्दी से जुड़ना। जब बेंट्स कहते हैं कि हम अपनी सीमाओं से नहीं भाग सकते, तो उनका अर्थ यही है कि बिना सीमाओं के इंसान अपनी इंसानियत ही खो देगा। हरारी का होमो डेस इंसान रूपी उस काल से एक पुराना इंजन तो निकाल रहा है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि उस नई बेकाबू रफ्तार में स्टीयरिंग कौन संभालेगा। एग्जैक्टली। चलिए, हमने आज एक बहुत ही विशाल और गहरे विषय के अलग-अलग पहलुओं को खंगाला है। इस गहन चर्चा को अगर हम समेटें तो हमारे सामने भविष्य की 3 अलग-अलग तस्वीरें उभरती हैं। हाँ, पहली तस्वीर युवाल नोआ हरारी की है, जो मानते हैं कि जब हमारी बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी तो इंसान तकनीक और डेटा के सहारे भगवान बनने की कोशिश करेगा और हम एक डेटावाद की तरफ बढ़ेंगे, जहां डेटा ही सबसे बड़ा सत्य होगा। और दूसरी तस्वीर बिल गेट्स की है। गेट्स मानते हैं कि हरारी का विजन रोचक है, लेकिन असमानता कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम रोक नहीं सकते। गेट्स के लिए डर इस बात का नहीं है कि मशीनें हम पर राज करेंगी, बल्कि डर यह है कि जब मशीनें हमारे सारे काम कर देंगी तो हम अपना उद्देश्य खो देंगे। बिल्कुल। और तीसरी तस्वीर जॉन सी बेंट्स की है, जो इस पूरी होड़ को ही एक छलावा मानते हैं। उनके लिए ये अपनी इंसानी हकीकत से भागने वाला एक नया तकनीकी मिथक है। हम अपनी सीमाओं को मिटाकर भगवान नहीं बन सकते, बल्कि ऐसा करने की कोशिश में हम शायद अपना अस्तित्व ही खतरे में डाल लेंगे। ये डीप डाइव हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि भविष्य सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि हमारे माइक्रोचिप्स कितने तेज हैं या हमारी जीन एडिटिंग कितनी सटीक है। तो किस बात पर निर्भर करेगा? यह दर्शन, नैतिकता और हमारे अस्तित्व के मूल सवालों का मैदान होगा। और ये बात हम सभी श्रोताओं के लिए आज के समय में बहुत मायने रखती है। मतलब जब भी आप अगली बार अपने फोन पर किसी नए AI टूल के बारे में पढ़ें या बायोटेक कंपनी की कोई खबर देखें जो उम्र बढ़ाने का दावा करती है, तो उसे एक सिर्फ टेक गैजेट की तरह ना देखें। एक पल के लिए रुकें और सोचें कि क्या ये उस बड़े बदलाव की ओर एक और कदम है। क्या अनजाने में ही सही हम अपने फैसले लेने की आजादी उन एल्गोरिदम्स को सौंपते जा रहे हैं जो हमें हमसे बेहतर जानने का दावा करते हैं? क्या हम उस यूजलेस क्लास की तरफ तो नहीं बढ़ रहे जहां हमारी अपनी कोई अहमियत नहीं बचेगी? हमें यह भी सोचना होगा कि सुविधा और आराम के बदले हम अनजाने में अपनी निजता, अपने संघर्ष करने की क्षमता और अपनी इंसानी पहचान का कितना बड़ा हिस्सा नीलाम कर रहे हैं। बहुत सही बात है। और इसी सोच के साथ ना हम आज की इस चर्चा का समापन एक सवाल के साथ करना चाहेंगे। हमने शुरुआत में कहा था कि इंसान का अगला लक्ष्य असीम खुशी या ब्लिस हासिल करना है। तो जरा कल्पना कीजिए, अगर भविष्य में कोई एडवांस्ड एल्गोरिदम या कोई बायोटेक चिप आपके शरीर के रसायनों को, आपकी बायोकेमिस्ट्री को पूरी तरह से नियंत्रित कर ले,
और आपको 24 घंटे की खुशी दे? हाँ, वो आपको 24 घंटे बिना रुके, बिना किसी शर्त के एक परफेक्ट खुशी की गारंटी दे। आपको कभी कोई दुख, तनाव या चिंता महसूस ही ना हो। तो सवाल ये है कि उस पूर्ण खुशी के लगातार नशे में डूबे रहने के बाद क्या एक दिन ऐसा आएगा जब आप अपनी दुखी होने की आज़ादी वापस मांगेंगे? क्या आप उस दर्द, उस संघर्ष को वापस चाहेंगे जो आपको असल में एक इंसान बनाता है? या फिर आप अपनी ही बनाई हुई इस दर्द रहित डिजिटल जन्नत में हमेशा हमेशा के लिए कैद हो जाना पसंद करेंगे? इस बारे में सोचिएगा ज़रूर। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय और एक नई गहन चर्चा के साथ।